पुनः एक बार स्वागत है आप सभी का YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में जो 10 क्लास का समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद, उसमें इस 25 नंबर तक हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। आगे जो भी 12-13 क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। तो देखिए, जो जरीना है वो ब्रिटेन की राजकुमारी रहती है और इसका विवाह किसे जार निकोलस द्वितीय से होता है। जार का मतलब हम बताए थे कि रूस में राजा को जार कहते हैं और यह जार निकोलस वहां का राजा था। ठीक है, और यह जो निकोलस है इसकी पत्नी जरीना है। जार निकोलस उतना सक्षम शासक नहीं है जो रूस पे शासन कर सके और इसी का फायदा एक रासपुतीन नाम के भ्रष्ट पादरी है जो उठाता है जरीना से, क्योंकि जरीना से उसके जो संबंध है थे। ठीक है, जरीना से उसका संबंध था और ये जरीना को अपने प्रभाव में ले लेती, यानी कि जो जरीना है ये रासपुतीन नामक एक भ्रष्ट पादरी के प्रभाव में थी। ठीक है, और वही भ्रष्ट पादरी इसका फायदा उठाकर जरीना का सेना में भ्रष्टाचार करवा देता है और जरीना जो ये जार निकोलस द्वितीय है इससे कहकर और सैनिकों की भर्ती में भ्रष्टाचार करवाती है। और ये जरीना किसके कहने पे, तो वही रासपुतीन नाम के भ्रष्ट पादरी है उसके कहने पे ये भ्रष्टाचार करवाता है। यही जार निकोलस द्वितीय के समय में आप लोग देखिएगा रूस में क्रांति होती है। ठीक है, रूस में क्रांति होगी और जो ये जापान और ये रूस का युद्ध होगा। ठीक है, 1905 में जो जापान और रूस का युद्ध हो रहा है वही क्या है, जो खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। खूनी रविवार के नाम से इसी घटना को जाना जाता है। खूनी रविवार खैर ये तो युद्ध होता है जापान और रूस में, लेकिन इसी युद्ध के बाद 1904-05 में जापान और रूस में युद्ध होगा और इसी युद्ध में जापान जो है एक छोटा सा देश है जीत जाएगा और जीतने के बाद रूस में भयंकर किल्लत को देखने को मिलेगा। क्या, तो भूखमरी देखने को मिलेगा, गरीबी होगा, किसानों का फसल बर्बाद हो जाएगा, जिससे लोग यही जार निकोलस द्वितीय के महल के सामने रोटी दो के नारे के साथ मजदूर लोग, किसान लोग वहां आते हैं और रोटी दो भगवान करके वहां नारा देते हैं, रोटी दो के नारा लगाते हैं। लेकिन जार निकोलस क्या करता है, उस दिन 9 जनवरी का दिन है और दिन है रविवार। 9 जनवरी को रविवार का दिन रहता है और इसी दिन जार निकोलस गोली चलाने का ऑर्डर दे देता है अपने सैनिकों को। सैनिक गोली चलाते हैं और यहाँ बहुत से लोग मारे जाते हैं, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी घटना के बाद आप लोग देखिएगा कि लेनिन को रूस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और लेनिन पुनः रूस में कितना में 1917 ईस्वी में आएगा और अक्टूबर या नवंबर के क्रांति से वो क्या बनेगा, वहां का जार यानी कि शासक बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा रूस का। ठीक है, और देखिए एक और जार है इसके यहाँ पे, जार अलेक्जेंडर द्वितीय के समय में 1861 की बात है, दास प्रथा का अंत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो जो साम्यवादी घोषणा पत्र है इसके लेखक आप देखिएगा कि कौन रहते हैं, हम पीछे भी आप लोग से डिस्कस कर चुके हैं। यही जो कार्ल मार्क्स और एंगल्स है या एंजल्स भी देता है, ये दोनों लोग मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र क्या तैयार करते हैं, घोषणा पत्र ये लोग तैयार कर प्रकाशित करते हैं। अब जिसे ये जो साम्यवादी घोषणा पत्र है इसी को जो आधुनिक समाजवाद का जनक माना जाता है, प्रकाशित किया जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक माना जाता है। इसी घोषणा पत्र के बाद किसको, लेकिन कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स को यही जब घोषणा पत्र किया जाता है तो आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। देखिए मार्क्स जो कार्ल मार्क्स है इनकी मुलाकात जो
एंगल्स है, इसका नाम पूरा फ्रेडरिक एंगल्स रहता है। इससे मुलाकात इसका पेरिस सम्मेलन में होता है, पेरिस में होता है 1844 में। पेरिस सम्मेलन नहीं, पेरिस में होता है। फ्रेडरिक एंगल से मुलाकात हुई किसकी? कार्ल मार्क्स की। और कार्ल मार्क्स जो है ये हीगेल जो है एक थे, इनके विचारों से, विचारक थे, इनके विचारों से कार्ल मार्क्स बहुत प्रभावित था। ठीक है, मार्क्स क्या करता है, 1867 में एक अपना बुक भी लिखता है, दास कैपिटल, जिसको समाजवादियों की बाइबल के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। समाजवादियों की बाइबल के नाम से किसको? समाजवादियों के बाइबल के नाम से किसको जानते हैं? तो यही कार्ल मार्क्स के दास। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवादी के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो साम्यवादी के संस्थापक के रूप में हम लोग कार्ल मार्क्स को मानते हैं कि कार्ल मार्क्स के द्वारा ही साम्यवादी जो वहाँ है, साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट विचारधारा का उत्पत्ति होती है रूस में। ठीक है, कार्ल मार्क्स का देखेंगे हम लोग, बुक अभी डिस्कस किए, कौन सा एक, दास कैपिटल। कब इसकी रचना हो रही है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म देखिएगा 1818 ईस्वी में जर्मनी में होता है, जबकि इसकी मृत्यु जो है 1883 ईस्वी में। मृत्यु कब? 1883 ईस्वी में इसका मृत्यु होती है। कार्ल मार्क्स ने ही क्या वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था? कार्ल मार्क्स कौन सा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था? कार्ल मार्क्स, इसका मानना था कि गरीब और अमीर में संघर्ष होगा और गरीब राजा बनेगा, गरीब राजा बनेगा। यही देखकर लेनिन प्रभावित था और लेनिन इसी विचारधारा के साथ ये सरकार में लेनिन आएगा। ठीक है, इसने एक नारा भी दिया था कार्ल मार्क्स, क्या? दुनिया के मजदूर एक हो। यह साम्यवादी था। यहां से यह क्या था? यह साम्यवादी था कार्ल मार्क्स। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवादी विचार का भी जनक यही है। वैज्ञानिक समाजवादी विचार का जनक कार्ल मार्क्स ही रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? अभी हमने बताया कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब होता है? 1867 ईस्वी में होता है। इसका लेखक वही कार्ल मार्क्स रहता है, कार्ल मार्क्स रहता है। और इसी को समाजवादियों की क्या कहते हैं? बाइबल के नाम से हम लोग जानते हैं। समाजवादियों के बाइबल के नाम से कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष का नारा दिया था। मार्क्स एंगल से मिला था और साम्यवादी घोषणा पत्र क्या प्रकाशित किया था? 1844 में एंगल से मिलता है, जबकि 1848 में ये पेरिस में मिलता है एंगल से। ठीक है, 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर 30 नंबर हम लोग देखेंगे कि 30 नंबर देखेंगे कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? हमको लग रहा है 28 नंबर छूट गया है, 28 नंबर छूट गया। 28 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद का संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो ये भी देख ही लिए हम लोग कार्ल मार्क्स को, इसका भी हो ही गया 1867 में। 30 नंबर हम लोग देखते हैं कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, रूस की जो बोल्शेविक क्रांति है उसका नेतृत्व लेनिन करता है। लेनिन, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन करता है। अब इसके पीछे की घटना क्या है कि देखिए, लेनिन का जो जन्म है 1870 ईस्वी में होता है। 1870 में एक युद्ध हुआ था, आप लोग बता सकते हैं कौन सा युद्ध हुआ था? सेडोन का युद्ध हुआ था। सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ है। लेनिन जो है ये रूस में रहता है और ये एक गरीब का बेटा रहता है। और यह कार्ल मार्क्स की पुस्तक जो दास कैपिटल है इसको बहुत बार पढ़ता है और इस बुक से ये बहुत प्रभावित होता है। और उस बुक को ही देखते हुए कि उस बुक में लिखा हुआ है कि एक दिन दोनों वर्ग में संघर्ष होगा, गरीब और अमीर वर्ग में, और गरीब का बेटा राजा बनेगा। यह देखते हुए यह क्या करता है, रूस में आता है पढ़ के दूसरे जगह से, और जर्मनी से पढ़ के शायद आता है। ठीक है, तो ये पढ़ के आता है और यहाँ आने के बाद ये अपना करने लगता है संघर्ष, अपना जो भी संगठन है मजदूर का उससे मिलता है और उसमें अपना अस्तित्व बनाए रखता है। बनाने के बाद ये 1905 ईस्वी में आप देखिएगा, 1905 ईस्वी में एक घटना होती है जिसको हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। और उस घटना के बाद इसको छोड़ना पड़ता है और यह स्विट्जरलैंड चला जाता है। क्या? स्विट्जरलैंड ये चला जाता है उस घटना के बाद। यानी कि निर्वासित जीवन निष्कासित कर देता है वहां का जो जार रहता है, जार निकोलस द्वितीय, वो इस घटना के बाद, क्योंकि जिम्मेवार इसी को मान लेता है वो।
ठीक है। पुनः जब देखिएगा कि जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है तो जर्मनी रूस से हारने लगता है उस युद्ध में। क्यों? क्योंकि जब करेंसकी का सरकार बनता है वहां, करेंसकी इंग्लैंड का दोस्त रहता है और इंग्लैंड से मदद लेता है, जिससे रूस का पलड़ा भारी हो जाता है। तो जर्मनी यह देखकर ये सोचता है कि क्यों ना हम, जो स्विट्जरलैंड में लेनिन रहता है उसका प्रभाव मजदूरों पर ज्यादा है, तो उसको हम लोग लाते हैं। तो जब वो मजदूर वर्ग का नेता लेनिन को 1917 में रूस में जहां तक इसका अधिकार क्षेत्र माने उस पे कब्जा किया रहता है रूस पे, वहां ले जाके लेनिन को छोड़ देता है। और लेनिन जब आता है रूस में तो यह मजदूर लोग इसे संपर्क करते हैं। ये मजदूर का नेता पहले भी रह चुका था, लेकिन मजदूर लोग संपर्क करते हैं। और यही मजदूर लोग जब संपर्क इसे करते हैं तो क्या करते हैं, इसको यही बोल्शेविक दल का नेता मान लेते हैं। अब देखिए वहां पर दो दल होता है, एक बोल्शेविक एक मेंशेविक। करेंसकी जो रहता है वो मेंशेविक, जो कि मध्यम वर्ग का है, क्योंकि उच्च वर्ग को पहले हम लोग देख चुके हैं जार निकोलस द्वितीय को। करेंसकी को मध्यम वर्ग का नेता, यानी कि जो मेंशेविक दल रहता है उसका नेता इसको बनाया जाता है। अब बोल्शेविक दल का नेता लेनिन बनता है। करेंसकी प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा है, उसमें रूस की बहुत क्षति हो रही है, लाखों सैनिक मारे जा रहे हैं, पूरा वहां का किसान बर्बाद हो जा रहा है, कि खेती बर्बाद हो जा रहा है। यह देखकर जनता में आक्रोश आया और इसी आक्रोश का फायदा लेनिन उठाता है। जो बोल्शेविक दल का नेता रहता है, यानी कि बोल्शेविक दल गरीब मजदूरों की यह दल रहता है बोल्शेविक दल, उसका फायदा उठाकर यह सरकार में लेनिन आ जाता है। ठीक है। और यही 9 मार्च के क्रांति के समय में लेनिन वहां से आता है। अक्टूबर या नवंबर के क्रांति, देखिए मार्च को क्रांति को, फरवरी को भी, क्योंकि वहां पे 2 कैलेंडर थे, ग्रेगियन थे, एक जूलियन थे। ठीक है। तो उसके अनुसार 13 दिन उस कैलेंडर के आगे पीछे होता है, तो इस वजह से 9 को पीछे कीजिएगा तो फरवरी में भी चला जाता है। ठीक है। तो वही नवंबर अक्टूबर के क्रांति के द्वारा, अक्टूबर नवंबर के क्रांति के द्वारा क्या, ये सरकार अपना स्थापित हुआ है, यानी कि अध्यक्ष बन जाता है रूस का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है। तो वही 1905 की घटना को खूनी रविवार कहते हैं, जो 9 जनवरी को होता है और उसी दिन रविवार का दिन रहता है, जिसमें वहां का राजा जो है रोटी दो के नारा के साथ, जो वहां की जनता है प्रथम 1904-5 के युद्ध में बर्बादी के कारण वहां की जनता क्या, उसे के महल के आगे जाकर रोटी दो का नारा लगाती है। राजा उस जनता पे गोली चलाने का ऑर्डर देता है, गोली चलाया जाता है और वहां हजारों लोग की मृत्यु होती है। 9 जनवरी को उस दिन रविवार रहता है, इसलिए खूनी रविवार कहा जाता है। इसी खूनी रविवार का क्या, लेनिन इसके बाद क्या चला जाता है स्विट्जरलैंड, इसको निर्वासित कर देता है राजा वहां का। ठीक है। फिर 1917 में वो आता है और वो अपना बोल्शेविक दल का नेता बन के और वहां अध्यक्ष बनता है अक्टूबर नवंबर के क्रांति के द्वारा। ठीक है। अगला देखते हैं, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा। जो अप्रैल थीसिस है, यही जो लेनिन है वो अप्रैल थीसिस लिखता है। लेनिन अप्रैल थीसिस लिखता है। यह कार्ल मार्क्स का समर्थक था। कार्ल मार्क्स का यह समर्थक था। 1905 के खूनी रविवार के घटना के बाद ये कहा, स्विट्जरलैंड में निर्वासित कर दिया गया था जार निकोलस द्वितीय के द्वारा। जर्मनी के सहयोग से ये 1917 में पुनः रूस में आता है, यानी कि रूस पहुंचता है। रूस पहुंचते ही मजदूर दल के ये नेता, यानी कि बोल्शेविक दल का ये नेता हेड बन जाएगा। और यही बोल्शेविक दल क्या शासन में आएगा, करेंसकी को हटाकर, प्रथम विश्व युद्ध के में फैले असंतोष के कारण। लेनिन देखिए एक गुप्त संगठन भी बनाया था, गुप्त कार्यक्रम ये रहता है इसका, अप्रैल थीसिस। ठीक है। गुप्त कार्यक्रम इसका रहता है। एक गुप्त संगठन भी बनाया था, ये क्या, चेका पुलिस यही गठन करता है। ठीक है। ट्रॉट्स्की क्या करता है, लाल सेना का गठन करता है। मार्च 1917 के क्रांति के समय में यह लेनिन आता है रूस में जर्मनी के सहयोग से। अक्टूबर नवंबर क्रांति के समय में ये क्या, राजा बनता है। ठीक है। और यही क्रांति के जो 1904-5 की घटना हो रही है, उस समय जार निकोलस द्वितीय क्या वहां का शासक रहता है। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 नंबर, कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया। देखिए रूस में जब चुनाव होता है
तो दो दल हो जाते हैं, जिसमें दल में एक मध्यम वर्ग होता है और एक निम्न वर्ग होता है। निम्न वर्ग यानी कि मजदूर वर्ग, ठीक है। तो मजदूर वर्ग के संगठन को हम लोग बोल्शेविक कहते हैं, बोल्शेविक कहते हैं। जबकि मध्यम वर्ग के संगठन को अभी हम लोग चर्चा किए, मेनसेविक कहते हैं, मेनसेविक कहते हैं। जब चुनाव होता है तो इसी का नेता जो है करेंसकी, करेंसकी वहां का शासक बनता है। और प्रथम विश्व युद्ध में ये भाग लेता है। प्रथम विश्व में इंग्लैंड का सपोर्ट ले लेता है, जिससे उसका पलड़ा रूस का भारी हो जाता है। इंग्लैंड इसका मित्र था करेंसकी का। और तब जर्मनी जब देखता है कि हम हार रहे हैं, तो यह बोल्शेविक दल के नेता बुलाता है लेनिन को, और लेनिन को वहां का शासक बना देगा ये जर्मनी, ठीक है। तो अल्पमत में कौन, मंशेविक आ जाता है अल्पमत में, फिर बोल्शेविक अपना बहुमत में होगा और यहाँ इसी का सरकार बनेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घटना आप देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। यही संयुक्त राष्ट्र संघ मजदूर दिवस का भी, मजदूर के लिए भी एक दिवस बनाने की घटना करता है। 1 मई को, 1 मई को इसका सम्मेलन पेरिस में होता है, वहीं से यह निर्णय लिया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की जो परंपरा है वो 1975 ईस्वी में शुरू होती है। 1975 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की परंपरा शुरू होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1890 ईस्वी में होती है। क्योंकि देखिए 1889 ईस्वी में पेरिस में सम्मेलन होगा, उसमें यह निर्णय लिया जाएगा। 90 में यूरोप और अमेरिका के मजदूर अपना हड़ताल कर देंगे और वहीं पर निर्णय होगा कि मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाएगा। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ। तो जो ड्यूमा है वहां के संसद का नाम है, ड्यूमा वहां के संसद का नाम है, ड्यूमा वहां का संसद का नाम है, ठीक है। और जो ड्यूमा है वो 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में इसका गठन होता है। 1905 में ही खूनी रविवार की घटना होती है। 9 जनवरी 1905 को रविवार का दिन रहता है। जार निकोलस के सामने वहां की जनता रोटी मांगने जाती है और जार निकोलस उस पर गोली चलाने का ऑर्डर दे देता है। गोली चलाने के बाद उस दिन 9 जनवरी का दिन रहता है, रविवार का दिन रहता है। और रविवार के दिन होने के कारण उस रविवार को खूनी रविवार के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसी घटना को खूनी रविवार की घटना के नाम से भी जानते हैं। ड्यूमा कहाँ की, वहां का रूस का संसद का नाम है। डायट जापान का संसद का नाम है, डायट जापान के संसद का नाम है। सीनेट अमेरिका के संसद का नाम है। और हम लोग का संसद का नाम संसद कहा जाता है। इसी संसद में 2 सदन है, एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है। जो उच्च सदन है इसको राज्यसभा के नाम से जानते हैं। निम्न सदन है उसको लोकसभा के नाम से जानते हैं। संसद का अर्थ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर संसद हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध के से बाहर हो गया था। तब ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर होता है। देखिए यहाँ पर मेंशेविक दल का नेता केरेंस्की शासक रहता है, और इस शासक रहने के साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड से ये मदद लेता है और इसका पलड़ा भारी हो जाता है। इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन, इंग्लैंड उस समय में बहुत मजबूत देश था जिससे पलड़ा भारी होता है। जर्मनी हारता हुआ अपने को देख ये एक नीति सोचता है कि क्यों न लेनिन का प्रभाव वहां लोगों पर ज्यादा था, लेनिन को लाया जाए। लेनिन को वह स्विट्जरलैंड जो 1905 के रूसी खूनी रविवार के क्रांति, खूनी रविवार के बाद घटना के बाद ये इसको वहां का शासक जार निकोलस द्वितीय क्या करता है, निर्वासित जीवन जीने के लिए स्विट्जरलैंड भेज देता है, यानी कि निकाल देता है अपने देश से। और तब ये जर्मनी 1917 ईस्वी में हारता हुआ देख इसको लाएगा और अपना जहां तक अधिकार क्षेत्र होगा वहां छोड़ देगा। लेनिन जाएगा और यही बोल्शेविक लोग इससे आके मिलेंगे और यही बोल्शेविक दल का नेता मिलेगा और ये जर्मनी के साथ यह निर्णय करेगा कि नहीं, अगर हमारा वहां पे शासन आता है तो हम लोग ये संधि कर लेंगे। तो वही संधि होता है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। जर्मनी और रूस के बीच में प्रथम विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए किया जाता है, ठीक है। लेनिन अक्टूबर नवंबर के क्रांति के तहत 1917 के क्रांति के तहत यह वहां का
अध्यक्ष बनता है रूस का, और ट्राटस्की इसका विदेश मंत्री बनता है। ट्राटस्की लाल सेना का गठन किया था, लेनिन चेका पुलिस का गठन किया था। ठीक है, आज ये लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो जो वैज्ञानिक समाजवाद है उसके जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। देखिए, वहां समाजवाद और साम्यवाद दो सरकारें बनती है, कभी समाजवाद तो कभी साम्यवाद। तो समाजवाद और साम्यवाद में दो यहाँ बटा हुआ है। यही समाजवाद जो है, समाजवादी चिंतक बटेंगे, समाजवादी चिंतक, ये जो चिंतक है ये बटेंगे दो पार्ट में। एक को यूटोपियन कहेंगे, यूटोपियन चिंतक, और एक को समाजवादी वैज्ञानिक समाजवादी चिंतक कहेंगे, वैज्ञानिक समाजवादी चिंतक कहेंगे। जो वैज्ञानिक समाजवादी चिंतक है इसी का कौन माना जाता है कि जनक जो है वो कौन रहता है, तो यही कार्ल मार्क्स को जनक इसका माना जाता है। और जो यूटोपियन है इसमें प्रारंभिक यूटोपियन के रूप में हम लोग देखेंगे, जो जैसे फ्रांस के सेंट साइमन देखिएगा, चार्ल्स फरियर रहते हैं, लुई ब्ला रहते हैं। ठीक है, इंग्लैंड का भी देखिएगा रॉबर्ट ओवन, जो कि नारा देते हैं कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। क्यों ये नारा देते हैं? क्योंकि इन्होंने एक प्रयोग किया था एक फैक्ट्री में। चलिए ये घटना हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।